आपका स्वागत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और जो आपको पता है, अपनी संविधान की विशेषताएं उस दिन हमने तो पढ़ी थी, उसके आगे के बाद की और विशेषताओं का अध्ययन अब हम करते हैं। देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। उस दिन हमने पढ़ी थी विस्तृत एवं बड़ा संविधान। दूसरे नंबर पर हमने संविधान की प्रस्तावना का भी अध्ययन किया था, और ये दोनों ही बिंदु मैंने आपको भली भांति करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट जो अपनी विशेषताएं है, लिखित व निर्मित संविधान। लिखित व निर्मित संविधान। कि आज हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा संविधान लिखित है और निर्मित है। जैसा कि आपको विदित है कि जो अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया गया है आपकी पृथ्वी कक्षाओं में, कि इसमें इतने अनुच्छेद होते हैं, इतनी भाषाएं होती है, इतनी धाराएं होती है, ये वर्ण ये दिया गया है, इस अनुच्छेद में ये चीज दी गई है, इस अनुसूची में इसके बारे में अध्ययन दिया गया है। तो इसका अभ्यास कैसे होता है? तो इसका अभ्यास इसलिए होता है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस संविधान को संपूर्ण तरीके से हमें अध्ययन करने हेतु लिखा गया है, और उस लिखे हुए को हम पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और हम उसकी रचनाओं का अनुभव करते हैं। निर्मित कैसे हुआ? कि जो हमारा संविधान बना हुआ है उसमें जो भी नियमावली दी गई है, चाहे वो एक छोटा सा वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, या एक साधारण व्यक्ति हो, या देश का प्रधानमंत्री हो, तो वो सभी उस संविधान का अनुसरण करते हैं, उसकी दी गई नियमावली का अनुसरण करते हैं। इसलिए भारत का संविधान लिखित और निर्मित माना जाता है। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, चौथे नंबर की विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इस शासन व्यवस्था को देश में लागू किया गया है। यह एक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें नियमानुसार जो प्रक्रिया दी गई है, जिसमें शक्ति मुख्य तौर पर जनता के हाथों में निहित होती है, और उसी जनता की नियमावली के आधार पर ही सरकार कार्यरत होती है और उस जनता का विकास करती है। उसके विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया हमारी सरकार नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं। इसी प्रणाली में डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संसदनात्मक शासन व्यवस्था का मूल्यांकन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निश्चित अवधि। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हमारी संसद होती है, इसमें अपन मान लेते हैं केंद्र सरकार, और दूसरी अपन ने मान ली कौन सी? राज्य सरकार। तो निश्चित अवधि के लिए अपन कैसे मान लें? ये यहाँ पर जो सरकारों का निर्माण किया जाएगा वो जनता के द्वारा होता ही है। दूसरी स्थिति कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। आप कहेंगे कि सर कभी कभी सरकार भी गिर जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी सरकार गिर जाती है, क्योंकि वो सरकार मानी जाती है कैसी सरकार? गठबंधन सरकार।
कौन सी सरकार? गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दल मिलकर जिस सरकार का गठन करते हैं, जिस सरकार का गठन करते हैं उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आप जानते हैं सरकार वाली 5 वर्ष से पहले गिर सकती है, परंतु जब सरकार स्पष्ट तरीके की हो या गठबंधन तरीके की हो, दोनों ही सरकारों का कार्यकाल निश्चित होता है। स्पष्ट सरकार का भी कार्यकाल निश्चित है, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और गठबंधन सरकार का भी कार्यकाल निश्चित होता है, कितने वर्ष का? 5 साल का। इसके अतिरिक्त हम करें शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, कौन सी शासन प्रणाली? इसमें इस शासन व्यवस्था में जो हमारी कार्यपालिका होती है, ये कार्यपालिका विधायिका, विधायिका यानी हम मानते हैं क्या? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसी होती है? उत्तरदायी। कैसे माने? जैसे कि अपन मान लेते हैं कि कार्यपालिका का कार्य होता है क्रियान्वित करने का कोई भी कार्य का। विधायिका जो होती है मुख्य तौर पर सरकार मानी जाती है, जैसे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, अब मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है हमारे देश का कौन? प्रधानमंत्री। जो भी नए विधेयक, नई योजनाएं या नई कोई कानून प्रणाली लागू होगी या कोई नया प्रोजेक्ट हमारे देश में प्रारंभ होगा, तो वो इस मंत्रिमंडल की अगुवाई पर नेतृत्व जिसका प्रधानमंत्री करता है, तब जाके वो कार्यरत होती है। जैसे ही कार्यरत होती है तब जाके वो देश में क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका उसको कार्य करती है। आगे चलते हैं तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति भी होता है। आप कहेंगे सभी प्रधान, राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष होता है। ये मुख्य तौर पर हमारे देश की योजना, हमारे देश की जो रीढ़ है, जो हमारे देश का पूरा प्रोजेक्ट है, सिस्टम है, वो पूरा यहाँ पर सम्मिलित होता है। मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ये शासन व्यवस्था किसमें होती है? संसदीय शासन व्यवस्था में, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निश्चित अवधि के लिए एक प्रणाली ऐसी लागू की गई थी जिसमें सरकार बनती है और सरकार का भी नियमावली बिल्कुल फिक्स होता है। उसकी अवधि निश्चित होती है 5 वर्ष की। उस 5 वर्ष में ही उसे अपनी प्रतिक्रियाएं करनी होती है। उन्हीं 5 वर्षों में अपने देश का विकास करना होता है। दूसरी स्थिति में हम मान सकते हैं इस संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर कहीं भी ये एक दूसरे के विरोधी होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश को या हमारी सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। नेक्स्ट बात और गठबंधन सरकार की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको गठबंधन सरकार बताई है, उसके लिए मैं आपको और बता दूं अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या प्रावधान दिया गया है? दल बदल प्रक्रिया। कैसे? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जिस
सरकार का गठन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। तो हमारे देश में एक प्रावधान दिया गया है, दल मानी पार्टी, दल मीन्स पार्टी, बदल मानी बदलना, की कोई भी राजनेता कभी भी अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में स्थान ग्रहण कर सकता है। ये कानूनन है, ये कहीं भी असंवैधानिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो सरकारें गिरती हैं कि जब कोई भी एक सरकार, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीट है? 200। सरकार बनाने के लिए स्पष्ट तरीके से सरकार जब बनेगी कि इसमें 1/2 + 1, तो हम मान लेते अगर जिसके पास 101 सीट आ जाएगी, चाहे बीजेपी के पास आ या कांग्रेस के पास आ, वो सरकार बना लेगी। पर कहीं भी इनके अन्य दल होते हैं, क्योंकि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय, अनेक दल लड़ सकते हैं चुनाव, और नहीं जिसके पास राजनीतिक चुनाव चिन्ह भी नहीं हो तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो भी अपनी सीटें प्राप्त करते हैं। तो किसी स्थिति में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि न तो बीजेपी को और न हमारी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, न कांग्रेस को और न बीजेपी को, जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो ऐसा है कि पुनः चुनाव कराया जाएगा, पुनः चुनाव थोड़ी कराया जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, ये राजनीतिक जो सक्रिय दल है, बड़े बड़े जो सक्रिय दल है, ये सरकार बनाने के लिए अपने अपनी पार्टी में कुछ राजनेताओं को खींचते हैं जो अन्य दल होते हैं उनकी ओर से। तो जैसे ही इनको जितने दल सीटों की आवश्यकता होती है उतने सदस्य अपनी सीट सरकार में मिलाकर और सरकार का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं 2 या 2 से और अधिक, कितने भी अधिक हो, कम से कम कितने दल होने चाहिए? 2। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। तो इसके लिए भारतीय संविधान में अनुसूची 10 में प्रावधान दिया गया है कि दल बदल प्रक्रिया की कोई भी राजनीतिक दल अपनी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है और अपनी सरकार का निर्माण कर सकता है। ये कोई भी गैर कानूनी या असंवैधानिक प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना मौलिक अधिकार या और मूल कर्तव्य। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगले पार्ट में हम मूल अधिकारों के बारे में वर्णन करेंगे। यहां पर हम सिर्फ सीमित ही इनके बारे में, संक्षिप्त में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं। पहली बार जब संविधान का निर्माण किया गया था तो कितने थे मूल अधिकार? 7। अब आप कहेंगे सर जी 6 पर आए हमने तो याद नहीं, अब 7 खाते आ गए। तो अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि मूल अधिकार 7 तो है, परंतु वो पहले थे। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1979 में एक अधिकार हटा दिया गया था। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। तो एक बात बताओ, 7 में से 1 गए तो कितने बचे? 6। तो अब मूल अधिकार कितने हैं? 6। दूसरी स्थिति में अब हम मान लेते हैं मूल अधिकार कितने हो गए? 6 हो गए। मैंने आपको एक चीज और बताई है
कि मूल कर्तव्य कितने हैं? मूल कर्तव्य सभी 11 और कितने हैं? 10। कैसे? इसमें से जो एक हटाया गया था, किसमें? मूल अधिकारों में से जो एक अधिकार हटाया गया था और मूल कर्तव्यों में एक कर्तव्य जोड़ा गया है। और वो अपन मानते हैं क्या? 86वें संविधान संशोधन द्वारा किसका अधिकार? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए किसका अधिकार दिया गया था? शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। एक और बात कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में कि मूल अधिकार संविधान के निर्माण के समय स्वतंत्रता के बाद ही जैसे संविधान का निर्माण हुआ ये अधिकार दिए गए थे व्यक्ति को। मूल अधिकार संविधान निर्माण के समय ही ये हमारे संविधान में मौजूद थे। हम उनका अनुभव करते थे। इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में स्वतंत्रता का अनुभव करता है, अपना विकास करता है, अपना रोजगार करता है, अपनी जो भी चीज उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है उस चीज को करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब संविधान का निर्माण हुआ तो ये कुछ ही समय व्यक्तियों के लिए दिए गए थे, लेकिन मूल कर्तव्य सन 1976 में दिए गए। कब दिए गए थे? सन 1976 में। आगे चलते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने देश में स्वतंत्रता का अनुभव करता है, अपना विकास करता है। साथ ही जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं ये देश के नागरिकों के लिए, ये देश के नागरिकों के लिए एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रदर्शन करते हैं जिससे पूरे देश का अर्थात अखंड भारत का निर्माण बना रहे। आगे चलते हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में बढ़ रहे हैं जो माने जाते हैं भाग 3। दूसरे मूल कर्तव्य भाग 4 क्लियर है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में 6 दिए गए हैं। 7वां हम मानते हैं सन 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार जो था उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। उसके बाद अपन चलते हैं जो प्रारंभ में मूल कर्तव्य दिए गए थे वो मूल कर्तव्य थे 10। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2010 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद उनकी संख्या 11 हो गई थी। मूल कर्तव्य एक प्रकार से व्यक्ति के या हमारे देश के नागरिकों के लिए अखंडता, एकता, संप्रभुता अर्थात पूरे देश की भारत को अखंड भारत में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और मूल अधिकारों के माध्यम से व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, अपने देश में, अपने समाज में स्वतंत्रता का अनुभव करता है और अपना और अपने देश का विकास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल के संदर्भ में। आपातकाल। देखिए मैं आपको उस दिन इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं और ये हमारा एक वीडियो हम पे से डिलीट हो गया था, उसके बारे में ही आप सोच रहे हैं वो टॉपिक सर आपने नहीं कराया। वो टॉपिक मैं आपको पूरा करा देता हूं। यहाँ पर आपातकाल संविधान के भाग 18 में वर्णित है। इसके लिए राष्ट्रपति के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय
आपातकाल राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आपातकाल होता क्या है, डेफिनेशन मीनिंग क्या है इसकी कि आपात माने आपत्ति, काल माने समय। जब एक व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की आपत्ति उत्पन्न होती है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का समय खराब चल रहा है। तो उसी प्रकार जब देश के सामने कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब देश का समय खराब चले या देश की अर्थव्यवस्था बिगड़े या देश में और किसी ना किसी प्रकार से संघर्ष उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थिति को हम देश के सामने आपातकाल कहते हैं, अर्थात देश के सामने कठिन समस्या कहते हैं, देश का समय खराब कहते हैं। तो ये भारत देश में पहली बार 25 जून 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। और उस दिन हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्या हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी से, तो देश में आपातकाल की स्थिति मौजूद करनी पड़ी, आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। क्योंकि आपातकाल इसलिए उत्पन्न हुआ कि सन 1967 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीतकर देश के सामने प्रधानमंत्री पद पर आई तो उस समय वो एक कछावर नेता थी, युवा नेता थी। तो उन्होंने कुछ काम ऐसे किए जो देश के सामने आते चले गए। लेकिन 67 के बाद जैसे इंदिरा गांधी दोबारा 71 के चुनाव में आई तो 71 के चुनाव में आके उसके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक तो 1967 में उन्होंने एक कानून लागू किया और वह कानून था मीसा कानून। अब कहेंगे कि मीसा कानून क्या है? मीसा कानून वर्तमान स्थिति में धारा 151 मान सकते हैं जिसमें विभिन्न आरोप के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसी प्रकार इंदिरा गांधी ने एक मीसा कानून बनाया था कि जिस व्यक्ति ने इंदिरा गांधी का चुनाव में विरोध किया था उन सभी को इस कानून के तहत उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जैसे ही उनका दोबारा इलेक्शन आया तो वे सभी व्यक्ति रिहा किए गए। और अब की बार 1971 के चुनाव में उन्होंने उसका विरोध खुलकर किया। देश की स्थिति ऐसी हो गई, जगह जगह आंदोलन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, हत्याएं होने लगी, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। जैसे जैसे ये अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, बेरोजगारी, भुखमरी, अन्य समस्या उत्पन्न हुई। जनता ने आंदोलन किए, आंदोलन करते ही पूरा प्रशासनिक तंत्र ठप हो गया और प्रशासनिक तंत्र के ठप होते ही देश में आपातकाल की स्थिति मौजूद हो जाती है। और आपातकाल की स्थिति में प्रधानमंत्री से शक्तियां छीनकर सीधी किसके लिए दे दी जाती है? राष्ट्रपति के लिए दे दी जाती है। इसलिए इसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्लियर है? तक आगे चले। जब किसी देश द्वारा एक देश पर आक्रमण किया जाता है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या और कोई कारण, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352 जो कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। जब एक राज्यों में आपस में संघर्ष हो या किसी जाति के आधार पर संघर्ष हो या किसी वर्ग विशेष में संघर्ष हो, तो ऐसी स्थिति में जब राज्यों में व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो मुख्यमंत्री से शासन छीनकर किसके लिए दी जाती है? राष्ट्रपति। जब देश हो या राज्य हो, देश हो चाहे राज्य हो, जहां भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच जाती है तो ऐसी स्थिति में शक्तियां इनसे भी छीनकर किसको दे दी जाती है? राष्ट्रपति को। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आपातकाल। आगे वयस्क-मताधिकार। नेक्स्ट टॉपिक वयस्क-मताधिकार। देखिए, वयस्क किस व्यक्ति को कहा जाता है? संविधान के अनुसार वयस्क व्यक्ति वो होता है जो अपनी आयु कितने वर्ष पूरी कर चुका है? 18। अर्थात जो हमारी नियमावली है, जो हमारी डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है, जब तक कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं करेगा वो अपना मत नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे देश के संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, उन सभी के लिए एक अधिकार दिया जाता है मत
करने का अधिकार और सभी व्यक्तियों को समान मानते हुए यहाँ आयु निश्चित की गई है। क्या? 18 वर्ष। जो भारत देश का नागरिक है, जो अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में, हमारे देश के लोकतंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और अपनी सरकार का निर्माण कर सकता है। चलिए यहाँ तक आगे चलते हैं। धर्म निरपेक्षता, जैसे कि मैंने आपको उस दिन बताया था, अनुच्छेद 25, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि भारत देश में कितने भी वर्गों के लोग हो, कितने भी जाति के लोग हो, यहाँ पर यह निश्चित है प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। ना तो किसी बड़े के द्वारा छोटे पर, ना किसी छोटे के द्वारा बड़े पर जबरदस्ती कोई धर्म लादा नहीं जा सकता। जो हिंदू है, जो हिंदू रह सकता है, अगर वो अपनी इच्छा से मुस्लिम बनना चाहे वो मुस्लिम बन सकता है। जो मुस्लिम है, जो हिंदू बनना चाहे वो बन सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से, पर वो जबरदस्ती से। ये नहीं कि आपके आसपास मुस्लिमों की तादाद कम है और हिंदुओं की तादाद ज्यादा है तो आप सभी हिंदू मिलकर मुसलमानों को दबाएं, धड़काएं कि आप जबरदस्ती से हिंदू धर्म स्वीकार करें। नहीं, वो अपनी इच्छा का मालिक है, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का वो अनुसरण कर सकता है। अगर आप किसी पर जबरदस्ती ऐसा करते हैं तो आप कानून की दृष्टि में दोषी पाए जाते हैं और सरकार द्वारा, हमारी न्यायपालिका द्वारा आपके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई की जा सकती है। नंबर दूसरी बात, ना आप किसी भी धर्म को, कि आप हिंदू हैं तो किसी सामने वाले का कोई जैन धर्म है या कोई दूसरा धर्म है, कि आप उसके बारे में त्रुटि करें। नहीं, आप अगर ऐसा भी कहीं करते पाए गए तो आप उसकी भी, उस दृष्टि से भी आप दोषी हैं और आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने कर। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कर रहे